जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ के। मेरा नाम आदित्य है और आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट ऑफ आर्केडियन प्रैट के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। इसके अंदर बेसिकली हम लोग आर्केडियन प्रैट का आइसोस्टेसिस के ऊपर कौन सा कॉन्सेप्ट था इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने नोटबुक पेन वगैरह जो भी अपने साथ रखना है रख लीजिए। नहीं भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपने क्लास को बिना किसी और देरी के। अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्ट ऑफ आर्केडियन प्रैट की, तो अगर आपको याद हो, जब मैं आपको आइसोस्टेसिस का डिस्कवरी कैसे हुआ या इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ था उसके बारे में पढ़ा रहा था, तो उसके अंदर मैंने आपको एक सर्वे के बारे में बताया था जो कि जॉर्ज एवरेस्ट के द्वारा किया गया था। जॉर्ज एवरेस्ट वही इंसान है जिनके नाम पे हमारे हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक का नाम रखा गया, माउंट एवरेस्ट। तो ये जब हमारे इंडिया के सर्वेयर जनरल थे तो उस टाइम ये बेसिकली क्या कर रहे थे, एक जियोडेटिक सर्वे कर रहे थे ऑफ कल्याण एंड कल्याणपुर। तो वहां पे इन्होंने अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल डिफ्रेक्शन ऑफ 5.23 सेकेंड ऑब्जर्व किया था। अब यहाँ इसका मतलब कैसे हुआ, जिसको समझने से पहले मैं आप लोगों को एक न्यूटन का ग्रेविटेशनल लॉ बता दूं, जो ये कहती है, मैं कंक्लूजन बता देता हूँ वास्को कि इससे क्या रिलेशन है। जो ये कहती है कि अगर किसी माउंटेन या किसी ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो ज़्यादा होगा, उसकी जो आपकी अट्रैक्शन होगी, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। यानी जितना मास उतनी उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, तो ऐसा माना गया था कि जब ये एवरेस्ट का कर रहे थे सर्वे, तो सर्वे में एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है जिसे हम प्लम लाइन या प्लम बॉब बोलते हैं। इसका इमेज जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसे मिस्त्री लोग घर बनाने में भी प्रयोग करते हैं। जब आपका किसी दीवार को बेसिकली इसलिए प्रयोग करते हैं कि दीवार जो आपकी सीधे वर्टिकली खड़ी हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ये प्लम लाइन क्या करती है, ये अपने आप को ग्रेविटी के अलोंग नेचुरली अलाइन कर लेती है। ठीक है, तो जब इन्होंने प्लम लाइन लटकाया सर्वे के दौरान, ये सर्वे में यूज किया जाता है। सर्वे बेसिकली अगर आप ज्योग्राफी से बीए कर रहे हैं तो हो सकता है आप सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में आपको पढ़ने को मिले सर्वे का प्रैक्टिकल, जिसमें आपको अलग अलग मेथड से सर्वे करने को मिलेगा। ठीक है, तो जब सर्वे कर रहे थे तो हिमालय माउंटेन, जैसा कि आप जानते हैं, मास इसका बहुत ज़्यादा है। तो मास के अकॉर्डिंग ऐसा सोचा गया कि क्या होगा, इसकी बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसा सोचा गया इसकी मास बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा माना गया था कि इसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कितना देखा था, ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन इतना नोटिस किया कि लगभग मान लीजिए कितना 0.23 सेकेंड का नोटिस किया। फिर इसको बेसिकली इन्होंने आर्केडियन प्लेट को इसको रिफर किया गया समझाने के लिए। तो उन्होंने पहले आर्केडियन प्लेट ने क्या किया, ही थियोरेटिकली कैलकुलेटेड द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ हिमालयाज अज्यूमिंग एन एवरेज डेंसिटी ऑफ हिमालयज एज 2.75। यानी बेसिकली इन्होंने थियोरेटिकली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन हिमालय का निकाला और ये पाया कि जो आपका अट्रैक्शन होना चाहिए था वो जितना 5.23 सेकेंड का 3 गुना होना चाहिए था, यानी इतना अट्रैक्शन होना चाहिए था, पर अट्रैक्शन हुआ नहीं था। ठीक है, तो दिस डिफरेंस बिटवीन द थियोरेटिकल एंड ऑब्जर्व्ड वैल्यूज प्रॉम्प्टेड हिम टू इन्वेस्टिगेट फर्दर। तो प्राट ने बेसिकली हिमालय की रॉक और उनकी डेंसिटी की स्टडीज की, इन्वेस्टिगेट की और उनके आसपास के नेबरिंग प्लेन की, और ये पाया, ये फाउंड किया दैट डेंसिटी ऑफ ईच हायर पार्ट इज लेस देन अ लोअर पार्ट। यानी कि इन अदर वर्ड, डेंसिटी ऑफ माउंटेन जो था वो डेंसिटी ऑफ प्लेटियो से कम था। प्लेटियो की जो डेंसिटी थी वो प्लेन की डेंसिटी से कम थी, और जो प्लेन की डेंसिटी थी वो ओशनिक फ्लोर की डेंसिटी से कम थी। ठीक, आई थिंक ये आप क्लियर हुआ। यानी कि मान लीजिए ये हमारा माउंटेन हो गया, ये प्लेटियो हो गया, ये आपका प्लेन हो गया। ठीक है, तो उनके ये पाया कि जो माउंटेन की आपकी डेंसिटी थी ना, वो इसके कंपैरिजन में क्या थी, कम थी, और इसकी डेंसिटी जो थी वो इसके कंपैरिजन में कम थी। तो ये उन्होंने स्टडी करके पाया। उसके बाद उन्होंने ये निकाला कि दिस मीन्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द हाइट ऑफ द रिलीफ्स एंड डेंसिटी। यानी जैसे जैसे यहाँ आप देख सकते हैं हाइट बढ़ रहा था, वैसे वैसे डेंसिटी जो थी घटती जा रही थी। इस आधार पर उन्होंने कहा कि बिगर द कॉलम लेसर द डेंसिटी एंड स्मॉलर द कॉलम ग्रेटर द डेंसिटी। ठीक, इसके बाद
प्रैट ने एक इंट्रोड्यूस किया लेवल ऑफ कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट। ये क्या कहती है कि मान लीजिए ये हमारे माउंटेन हो गए, ये प्लेन्स हो गए, ठीक है, ये प्लेटियो प्लेन्स हो गए, तो उन्होंने क्या किया, एक लेवल ऑफ कंपनसेशन का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि इस लेवल ऑफ कंपनसेशन मान लीजिए हमारा हो गया, ठीक है, एलओसी जिसका नाम दे देते हैं हम, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या था, जितने भी आपके ये माउंटेन थे, जितने भी आपके कॉलम थे, इनकी जो डेंसिटी क्या हो रही थी, वेरी कर रही थी, जैसा कि अभी हमने देखा। पर इनका ये कहना था कि इस लेवल ऑफ कंपनसेशन के नीचे क्या हो रहा था, देयर इज नो चेंज इन डेंसिटी बिलो दिस लेवल, यानी इस लेवल के नीचे डेंसिटी में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक, आई थिंक यहाँ से आपको लेवल ऑफ कंपोजिशन कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। यानी कि दिस लेवल रिप्रेजेंट अ बैलेंस पॉइंट वेयर द वेट ऑफ द क्रिस्टल ब्लॉक इज इक्वलाइज्ड। कैसे इसका क्रिस्टल ब्लॉक का वेट इस पॉइंट पे इक्वल हो जा रहा था, वो अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है। Thus, the central theme of the concept of Pratt was uniform depth with varying density। ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ये मेन थीम था क्या, यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि while the depth of अर्थ क्रस्ट remains relatively constant, यानी कि डेप्थ जो होगा अर्थ क्रस्ट का वो रिलेटिवली सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पर जो इसकी डेंसिटी होगी, डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल ब्लॉक वेरी करेगी डिपेंडिंग ऑन देयर एलिवेशन, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए देयर आर टू कॉलम्स ए एंड बी अलोंग द लाइन ऑफ कंपनसेशन, ठीक है। लाइन ऑफ कंपनसेशन में हमने क्या किया, ए दो कॉलम लिया, ए लिया और बी लिया। हमने क्या किया, बोथ द कॉलम्स हमने क्या कहा, इनकी जो सरफेस एरिया है दोनों की सेम है, पर क्या कहा कि इनकी जो बट देयर इज डिफरेंस इन देयर हाइट, इनकी हाइट में डिफरेंस है, ठीक। उसके बाद प्रैट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि इनकी जो एक मास होगी वो क्या होगी, इक्वल होनी चाहिए। जो हमने देखा क्या कि क्रिस्टल ब्लॉक जो की जो वेट होगी वो इस पॉइंट पे क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो इक्वल होने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए, इक्वल होने के लिए बी की डेंसिटी जब ज्यादा होगी, क्योंकि आप जानते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी जो होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जितनी आपकी डेंसिटी होगी उतनी आपकी मास होगी। तो उन्होंने क्या कहा कि एक बड़ा कॉलम हमने ले लिया, एक बड़ा छोटा कॉलम ले लिया। बड़ा कॉलम को हमने क्या कहा कि इसकी जो डेंसिटी है वो कम है, डेंसिटी कम है यानी इसकी मास कम है। और छोटे कॉलम जो हमने क्या किया कि इसकी डेंसिटी ज्यादा है पर इसकी मास कम है, मास ज्यादा है, तो इस वजह से क्या हुआ, लाइन ऑफ कंपनसेशन पे जाते जाते इनकी क्या हुई, वेट बराबर हो गई। इसको इस तरह से समझने का प्रयास कर सकते हैं। मान लीजिए हमने दो आदमी लिए, एक हमने लिया 6 फुट का, एक हमने लिया 5 फुट मान लीजिए, ठीक है। हमने कहा कि दोनों की वेट इक्वल है, तो आप कहेंगे कैसे इक्वल, कैसे होगी, इक्वल वही होगी क्योंकि इक्वल ऐसे ही हो सकती है क्योंकि जब 6 फुट का आदमी होगा वो थोड़ा पतला होगा, और वहीं हमने कहा मान लीजिए 80 किलो दोनों की वजन है, तो थोड़ा 6 फुट का जो होगा थोड़ा थोड़ा पतला होगा, और वहीं छोटा 5 फुट वाला होगा वो थोड़ा सा मोटा होगा। इस वजह से दोनों की क्या होगी, वेट बराबर हो जाएगी। तो यही कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगा था क्या कि एक लंबा यानी कि माउंटेन, एक आपका प्लेटियो, प्लेटियो क्या था, उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी, तो यहाँ पे मास इसका 80 किलो मान लीजिए हो गया, और इसकी डेंसिटी कम थी पर मास ज़्यादा थी, तो इस वजह से भी इसका 80 किलो हुआ, ठीक। तो लाइन ऑफ कंपनसेशन में क्या हुआ, इनकी वेट क्या थी, इक्वलाइज्ड हो गई, ठीक है। प्रैट कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस जो है, इट वॉज रिलेटेड टू द लॉ ऑफ कंपनसेशन एंड नॉट द लॉ ऑफ रोटेशन। द लॉ ऑफ रोटेशन क्या कहती है कि जो कोई चीज है अब पानी में जो तैरती है, जैसे बोट आपकी तैरती है, उसका मोस्ट ऑफ, मान लीजिए पानी हो गया, तो मोस्ट ऑफ द एरिया जो होगा उसका पानी के अंदर पाया जाएगा। 1:9 रेशियो हमने देखा था, यानी कि रेशियो शायद मैं याद नहीं आ रहा, पर 1:9 ही शायद मेरे हिसाब से होगा। तो उनके हिसाब से क्या था कि अगर कोई हिमालय, कोई किसी पर्वत का पार्ट 1 गुना यहाँ पे होगा, तो उसका 9 गुना पार्ट जो होगा आपका सबस्ट्रेटम में पाया जाएगा, और वो क्या होगी, फ्लोट करेगी, जैसे आपका बोट फ्लोट करती है, लॉ ऑफ रोटेशन कहती है। पर प्रैट का उसके अपोजिट थे, अपोजिट नहीं कह सकते, बस कि इसके खिलाफ थे। उनका ये कहना था कि अकॉर्डिंग टू प्रैट डिफरेंट रियल फीचर्स इस वजह से ही खड़े हैं, ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट उनकी जो रेस्पेक्टिव मास है इज इक्वल अलोंग द लाइन ऑफ कंपनसेशन बिकॉज ऑफ देयर वेरिंग डेंसिटीज, ठीक। तो ये था आपका पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ आर्केडियन प्रैट। उसके बाद हम आगे बढ़े तो बोवी, जिनके बारे में अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, इनके हिसाब से जो एरी और प्रैट के बीच में फंडामेंटल डिफरेंस है वो ये है दैट फॉर्मल पोस्टुलेटेड अ यूनिफॉर्म डेंसिटी विथ वेरिंग थिकनेस।
एंड द लेटर अ यूनिफॉर्म डेप्थ विथ वेरिंग डेंसिटी, जैसा कि आप इसमें इमेज में देख सकते हैं। एरिक का यह कहना था क्या, डेंसिटी जो होगी वो आपकी सेम रहेगी, पर जो थिकनेस होगी नीचे की तरफ वो आपकी क्या होगी, वो वेरी करेगी। अब वहीं प्रैट का ये कहना था कि डेंसिटी जो होगी नहीं भैया, वो आपकी क्या होगी, अलग रहेगी, पर उनकी जो डेप्थ होगी वो क्या होगी, सबस्ट्रेटम में सेम रहेगी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा आर्केडियन पैट। ये आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि बेसिकली आयरी और प्राट के कॉन्सेप्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। ये तो मैंने एक डिफरेंस बताया, बाकी आप यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं, समझ के यहाँ से पता कर सकते हैं, अपने से पता करिए, निकालिए। मैंने तो आपको समझा दिया, अब आप पता करिए क्या क्या डिफरेंस था। दोनों को बढ़िया से पढ़िए, पहले एरे के कॉन्सेप्ट को पढ़िए, प्रैट को पढ़िए, दोनों को बढ़िया समझिए, लेक्चर को देखिए, लेक्चर को नहीं समझ में आ रहा दूसरे के लेक्चर को देखिए, तो वहां से भी नहीं समझ आ रहा फिर बुक से खुद से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, तब आपको समझ में आ जाता है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता करिए, डिफरेंस पता करके, ठीक है, तो इससे जो होगा आपको जो कॉन्सेप्ट होगा आइसोस्टेसी का वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मेक श्योर टू आस्क इन कमेंट, एंड अगर आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लगे देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, इस पर जो मैं इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा, और साथ ही में इस लेक्चर से जितने भी आपके एमसीक्यू बनेंगे वो भी मैं वहीं पे आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। जय हिंद।